तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले दो जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। पहली ये कि 17 साल के बाद 26/11 मुंबई का वो हमला, 150 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समंदर के रास्ते कराची से होते हुए मुंबई पहुँचे और फिर उन्होंने कैसे ताज और बाकी होटलों में और फिर वीटी स्टेशन पर, और जिससे उस कसाब का भी नाम जुड़ा था, उन्होंने हमला किया। तो इस 26/11 के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राना को आखिरकार अमेरिका से आज शाम करीब 6:30 के आसपास दिल्ली लाया गया। यूएस के एक स्पेशल प्लेन से एनआईए की टीम उसको लेकर आई और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने के बाद अब एनआईए उससे पूछताछ करेगी और ख़बर यही है कि उसका अब नया पता दिल्ली का तिहाड़ जेल होगा। तहव्वुर राना के ज़रिए 26/11 के हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी साजिश, कौन कौन लोग थे और वहाँ के लश्कर, बाकी के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब में और क्या इसमें पाकिस्तान की आर्मी और बाकी लोगों का क्या रोल है, तहव्वुर राना इस पर काफ़ी कुछ रोशनी डाल सकता है। हेडली एक और शख्स है जो अमेरिका में है, लेकिन उसको भारत अभी नहीं लाया जा सका। लेकिन तहव्वुर राना से पूछताछ में इस पूरी साजिश के बारे में कई नई जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि ये भी अभी सामने नहीं आया कि तहव्वुर राना को अमेरिकी कोर्ट ने, अमेरिकी सरकार ने जो भारत भेजा है, तो क्या उसके साथ कुछ शर्तें हैं। जैसे अबू सलेम के मामले में आपको याद होगा, पुर्तगाल की कोर्ट ने ये कहा था कि ठीक है, हम इसको भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसे सज़ाए मौत नहीं देंगे। तो इसलिए अबू सलेम को जेल में तो रखा जा सकता है, डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। लेकिन तहव्वुर राना के मामले में अमेरिकी अदालत या अमेरिकी सरकार ने क्या कोई ऐसी शर्त भारत सरकार के सामने रखी है कि आप इसको सज़ाए मौत नहीं देंगे, यह अभी क्लियर नहीं है। ये आने वाले वक्त में शायद अमेरिकी सरकार या फिर भारतीय सरकार इसका खुलासा कर दे। तो अब ये धीरे धीरे पूछताछ के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये तो रही तहव्वुर राना की बात। 17 साल के बाद आखिरकार भारत उसे लेकर है। पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है तहव्वुर राना। बाद में ये कनाडा चला गया, फिर इसने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली और इस वक्त कनाडा का वो नागरिक है। और 26/11 में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इसी ने वहाँ पे मुंबई में इमिग्रेशन का दफ्तर खोला था और इसी ने हेडली को बुलाया था वहाँ पर अपना स्टाफ बनाकर। और वो हेडली था जिसने पूरी रेकी की थी, कहाँ कहाँ कैसे हमला करना है। तो आने वाले वक्त में इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक और अजीब कहानी। ये कहानी आई है बरेली से। बरेली की एक महिला बरेली में 1-2 नेताओं को ब्लैकमेल करना चाहती थी। पहली कोशिश नाकाम रही, उसने दूसरी कोशिश शुरू की और उसके लिए एक ज़बरदस्त प्लानिंग की। इस प्लानिंग के तहत 30 मार्च को अचानक पुलिस को एक कॉल जाती है। कॉल में कहा गया कि एक महिला को किडनैप करने की कोशिश की गई और उसे बदमाशों ने गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायल महिला को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में उसका इलाज होता है, महिला से पूछताछ होती है। महिला बताती है एक गाड़ी में कुछ लोग आए, उसे उठाकर ले जाने लगे। उसने विरोध किया, उन्होंने गोली चलाई, गोली उसके सीने के पास लगी और फिर वो भाग गए। लेकिन उस महिला के बयान और बाकी चीज़ों से पुलिस को कई शक थे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उस तरह की कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। बाद में जब डॉक्टरों ने चेक किया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पुलिस दंग और हैरान। पता चला कि गोली तो अंदर जिस्म में धंसी हुई है, लेकिन उस गोली और उस जख्म के इर्द गिर्द फायर आर्म्स के कोई निशान नहीं। जब गोली चलती है तो उसके आसपास बारूद और बाकी चीज़ों के भी निशान होते हैं। तो एक तो वो निशान नहीं, और जहाँ गोली लगी वहाँ एक कट का मार्क था। तो गोली कभी चाकू की तरह कट का मार्क तो बनाती नहीं है, तो फिर ये कट का मार्क क्यों और फायर आर्म के कोई निशान ही नहीं मिल रहे। डॉक्टरों ने बड़ी डिटेल से जब उसकी तफ्तीश की तो हैरान हो गए, और जब उन्होंने पुलिस को बताया तो पुलिस और दंग हो गई। पता चला इस महिला को कुछ नेताओं को ब्लैकमेल करना था। इसके लिए इसने अपनी ही किडनैपिंग और गोली लगने की कहानी बनाई। इसके बाद इसने एक झोला छाप डॉक्टर से दोस्ती की, एक और शख्स से दोस्ती की, उसको अपने साथ मिलाया। कॉइन्स होता है ना जो सिक्का, उस सिक्के को गर्म कराया, हिम्मत देखिए। उसके बाद अपने
जिसमें मैं उस सिक्के को सटाया, लगाया, उससे एक गड्ढा बना, फिर उसके अंदर बाकायदा एक बुलेट को प्लांट किया, मतलब गोली जिसमें मैं सुराख कर उसके अंदर डाली और फिर बैंडेज वैंडेज करके सब हो गया। और इसके बाद फिर इसने ये नाटक किया और गोली निकाली बाकायदा डॉक्टरों ने, लेकिन हैरान ये थे कि कोई फायर आर्म्स के निशानी नहीं मिले और कट के मार्क। तो मतलब उसने अपने आप को तकलीफ दी, कट के निशान किए, गर्म सिक्के से जलाया, गोली अंदर रखी, किस लिए? किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। और अब ये हुआ है कि खुद जिसने गोली खाई है, चाहे अपने ही हाथों से, अपनी मर्जी से, अब वो जेल में। तो सोचिए कैसी कैसी कहानियां सामने आती हैं। बरेली की है ये कहानी वैसे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक मौत इस वक्त भीलवाड़ा से लेकर गुजरात तक में चर्चा का विषय है। ये मौत एक लड़के की है जिसका नाम है राजकुमार जाट। राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सपना आईएएस अफसर बनने का, और इसके लिए वो गुजरात अपने पिता के पास पहुंचा, पिता रतनलाल जाट। तो गुजरात में जिस जगह पर ये रहा करता था वहाँ पे गोंडल एक जगह है राजकोट के पास, उसी गोंडल में इसने अपने पिता के घर के पास एक कमरा किराए पर ले लिया था ताकि पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, और ये उसी कमरे में अपनी स्टडी किया करता था। 2 मार्च की बात है, ये शाम को मंदिर के लिए निकला, लौटा नहीं। पिता परेशान, क्योंकि ऐसा होता नहीं। तो उन्हें पता था बेटा मंदिर गया है। वो रात 10:30 बजे मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में राजकुमार मौजूद था। वो उसे बाइक पर बिठाते हैं, बाइक राजकुमार ही चलाता है, और दोनों बाप बेटे निकल जाते हैं। बाकायदा इसमें सीसीटीवी फुटेज है सारे, मंदिर से निकलने के भी। फिर ये दोनों जा रहे हैं और अचानक एक स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर पर शायद वो बाइक का बैलेंस बना नहीं राजकुमार से, और जैसे ही ब्रेकर पर पहुंचते हैं पिता उछलकर बाइक से नीचे उतर जाते हैं। अब पिता एक तरफ हैं, फिर राजकुमार बाइक को मोड़कर उनके पास लाता है। अब पिता और बेटे दोनों में बहस हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम ठीक से बाइक नहीं चला रहे हो। इत्तेफाक से जहाँ पर ये बहस हो रही है वो घर इसी गोंडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक का है। ये विधायक इस वक्त एक महिला है। अब इनकी भी एक कहानी है। ये जो अभी विधायक हैं, उनके पति हैं, उनका नाम है जयराज सिंह जडेजा। जयराज सिंह जडेजा एक बाहुबली नेता, अच्छा खासा इनका जलवा, और ये वहीं से पहले विधायक थे। लेकिन इनके ऊपर 2 कत्ल के इल्ज़ाम लग गए। मामला कोर्ट में गया। अब ये चुनाव लड़ नहीं सकते थे। तो जो अपने देश की राजनीति में होता है बरसों से, जयराज सिंह जडेजा ने अपनी जगह अपनी बीवी को टिकट दिलवा दी। उसके बाद चुनाव हुआ, बीजेपी के टिकट पर उनकी वाइफ जीत गई, और अब वो विधायक है, और 2 बार वो जीती हैं। अभी भी करंट विधायक वही है। अब जयराज सिंह पूर्व विधायक है, एक्स एमएलए। तो उनकी पत्नी जो है गीता बा जडेजा, ये इस वक्त विधायक है। अब इन दोनों के एक बेटा है गणेश जडेजा। गणेश जडेजा के बारे में कहते हैं कि जयराज सिंह जडेजा के अगले वारिस यही हैं। अब अगली टिकट इन्हीं को मिलेगी, वही विधायक बनेंगे, उनकी तैयारी यही है। पर पिता जयराज सिंह जडेजा की तरह गणेश जडेजा के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे। इनके ऊपर इल्ज़ाम था एक दलित युवक को पीटने का। इस इल्ज़ाम में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल भेजा। फिर वो जमानत पर बाहर आया और इस वक्त भी जमानत पर है। तब यही जडेजा परिवार का ये घर, मतलब गोंडल के एमएलए का घर है। अब कहानी ये है कि उधर राजकुमार और उनके पिता रतनलाल बाइक पर आ रहे हैं। स्पीड ब्रेकर के पास पिता उतर गए, बेटा बाइक घुमा कर लाता है। बाप बेटे को डांट रहे कि तुम ढंग से गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। अभी दौरान में दोनों में जो भी बातचीत हुई थोड़ी ऊंची आवाज़ में हो रही थी। इत्तेफाक से जिस जगह पे बात हो रही है उसके ठीक बराबर में वहाँ के एमएलए का ये घर। अब उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड और बाकी लोग हर वक्त घर में रहते हैं। नेताओं के घर के थोड़े अलग ही रंग होते हैं। तो उन्होंने देखा 2 लोग शोर मचा रहे हैं, आपस में बहस कर रहे हैं। अब इन दोनों को घर के अंदर ले आया गया। घर के अंदर कुछ और भी लोग बैठे हैं। बाकायदा बाप बेटे को कुर्सी पर बिठाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज भी है इन लोगों के घर के अंदर बैठने का। बैठाया गया, उसके बाद 15-20 मिनट तक वहाँ रहे।
फिर ये बाप बेटे वहाँ से निकलते हैं, बाइक पर बैठते हैं और घर चले जाते हैं। घर के अंदर के जो सीसीटीवी फुटेज है वो तो पुलिस ने दे दिया, वो भी 2-3 मिनट का है लंबा, लेकिन निकलते हुए फुटेज नहीं दिया पुलिस ने। मीडिया को फुटेज बाकायदा सेलेक्टेड विजुअल दिया गया, घर के बाहर का नहीं। अब घर के बाहर के आगे की कहानी ये है कि राजकुमार के पिता रतन का कहना है कि वो अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर घर पहुंचे। घर आने के बाद राजकुमार ने कहा कि अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, पढ़ाई करनी है, फिर सुबह उठना है। तो वो अपने कमरे में चला गया। अब 2 से 3 मार्च की सुबह हो गई। 3 मार्च की सुबह रतनलाल अपने बेटे के कमरे में पहुंचते हैं, पर देखते हैं राजकुमार है ही नहीं, कमरे से गायब। उन्हें लगा आसपास होगा, ढूंढा, कहीं मिला नहीं। सुबह से शाम हो गई, कहीं पता नहीं। आखिरकार उन्होंने शाम को थक हार कर पुलिस में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिख ली, लेकिन राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 6 दिन बीत गए। 9 मार्च को अचानक राजकुमार के पिता रतनलाल को पुलिस फोन करती है और कहती है आप राजकोट के सरकारी अस्पताल आ जाइए। इस सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें मुर्दा घर में ले जाया जाता है। मुर्दा घर में एक लाश दिखाई जाती है और कहा जाता है कि आप इसको पहचानिए। लाश देखते ही रतनलाल रो पड़ते हैं, वो उनके उसी बेटे राजकुमार की लाश थी। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बदहवास जवान बेटे की लाश सामने। फिर पुलिस वाले बताते हैं कि आपके बेटे की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, पर किस गाड़ी ने टक्कर मारी, कैसे मारी, कहाँ मारी, हमें पता नहीं। और हमें ये भी पता नहीं कि ये राजकुमार है। ये लाश तो कई दिन से यहाँ के मुर्दा घर में पड़ी है, लेकिन फिर हमें पता चला कि राजकुमार नाम का भी एक लड़का गायब है, तो इसलिए हमने आपको बुलाया। तो अब 7 दिन के बाद ये शिनाख्त हो रही है कि लाश किसी और की नहीं, रतनलाल के बेटे राजकुमार की है। अब जब पिता को ये सारी बात पता चली तो पिता ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता हूं कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, इसके पीछे साजिश। और उन्होंने कहा कि साजिश की कड़ी लोकल एमएलए के घर से जुड़ती है, उसी घर से जिस घर में 2 मार्च की रात बाप और बेटे गए। अब रतनलाल अपना मुंह खोलते और कहते हैं कि जब वो घर के बाहर उस रात दोनों बाप बेटे में कुछ बहस हुई, तब कुछ लोग आए, अंदर ले गए और उन्होंने अंदर मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की पिटाई की। और पिटाई करने वालों में बाकी लोगों के साथ साथ विधायक जी का बेटा गणेश जडेजा भी शामिल था, जो ऑलरेडी पिटाई के एक मामले में जेल जा चुका था और जमानत पर है। उन्होंने कहा कि काफ़ी उन्होंने पिटाई की, उसके बाद फिर हमको छोड़ा, हम बाहर आए और घर गए। अब जब सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की बातें आई तो उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद राजकुमार के पिता का कहना है कि उन्होंने सेलेक्टिव विजुअल जारी किया। वहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट रुके थे जिसमें जब पिटाई हुई, लेकिन वो वीडियो जारी नहीं किया गया, सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो जारी किया गया, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और घर से निकलने की भी वीडियो जारी नहीं है क्योंकि बुरी तरह से पीटा गया था। अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जब इल्ज़ाम लगा तो एक नेता के ऊपर इल्ज़ाम, एक पावरफुल बाहुबली पूर्व विधायक, उनकी पत्नी मौजूदा विधायक और बेटे पर पिटाई का इल्ज़ाम। फ़ौरन अपोजिशन को भी मुद्दा मिल गया, विपक्षी नेताओं ने कहा जांच होनी चाहिए। अब पुलिस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा। अब पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की और फिर बाकायदा पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। अब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पुलिस ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब ये मामला तूल पकड़ गया तो हमने जांच की। हमने जिस जगह ये लाश मिली थी उस जगह पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उस जगह से गुजरने वाले रास्तों पर हमने बाकी सीसीटीवी कैमरे चेक किए। करीब 150 कैमरे को चेक किया गया। उन 150 कैमरे में जितनी भी गाड़ियाँ आई उन गाड़ियों के डिटेल निकाले गए। फिर उनके ड्राइवर से पूछताछ की गई कि 2 मार्च की रात उस रूट से कौन कौन गुजरा। तो उन्होंने कहा ऐसी पूछताछ में एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि साहब मैं 2:33 पर उस जगह से गुजरा था जहाँ से पुलिस को लाश मिली थी और तब मैंने एक लाश देखी थी पड़ी हुई। तो उस ट्रक ड्राइवर के बयान के हिसाब से पुलिस को लगा कि 2:33 पर देखा है, इसका मतलब है कि 2:25 के बाद से ये एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस ने फिर से उन 150 कैमरों के बाकी फुटेज को खंगालना शुरू किया और अब टाइमिंग रखा उस ट्रक ड्राइवर के हिसाब से 2:25 से 2:35 के दरमियान, क्योंकि 2:33 पर ऑलरेडी वो लाश देख चुका था ट्रक ड्राइवर।
तो 2:25 से 2:35 के बीच में जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक बस पर पुलिस की नजर पड़ी और उस बस को देखकर पुलिस को एहसास हुआ कि शायद यही वो बस है जो एक्सीडेंट के टाइमिंग उस ट्रक ड्राइवर के हिसाब से मैच कर रहा है। अब पुलिस ने उस बस के नंबर को खंगालना शुरू किया, उसके नंबर की डिटेल निकाली और डिटेल निकालने के बाद अब उस ड्राइवर तक पहुंचती है पुलिस। वो एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी की बस थी। ड्राइवर को बुलाया गया। ड्राइवर पुलिस से कहता है, जी साहब ये एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है, और वो पुलिस से अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कहता है मैं रात गुजर रहा था और मुझे दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था और मुझे मालूम था कि मैंने एक इंसान को हिट किया है, लेकिन मैं डर की वजह से गाड़ी ने रोकी और मैं भाग गया। तो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिस बस से एक्सीडेंट हुआ उस बस को भी पुलिस ने जब्त कर लिया और बोला कि एक रोड एक्सीडेंट का मामला है, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन कमाल ये था कि पुलिस की सारी दलील के बावजूद राजकुमार के घर वाले इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि राजकुमार के जिस्म पर 43 इंजरी मार्क थे, 43 जख्मों के निशान। अब कई लोगों ने कहा कि जब एक्सीडेंट हुआ तो 43 जख्म के निशान कैसे हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से हो सकते हैं। अगर कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी टक्कर मारती है, पथरीली सड़क है, तो कई बार आप घिसटते भी हैं तो उसमें ज़ख्म के निशान बन जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात लिखी थी। वो अजीब बात ये थी कि राजकुमार के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अराउंड 7 इंच एक कट और ज़ख्म मिला है। अब रोड एक्सीडेंट में इस तरह के ज़ख्म और वो भी प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, ये थोड़ी सी हैरान करने वाली बात थी कि क्या ये एक्सीडेंट का ही केस है या टॉर्चर की वजह से हुआ है। अब इसी के बाद घर वालों ने लाश को लेने से मना कर दिया, अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और ये कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, सीबीआई की जांच हो। ये जब सब चल ही रहा था तभी एक दो और चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। पता चला कि जिस बस ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया ये कहकर कि किसी ने एक्सीडेंट किया है, उस बस ड्राइवर के मालिक को पुलिस से ही पता चला कि उसके बस से एक एक्सीडेंट हुआ और राजकुमार नाम का एक शख्स मारा गया। मतलब उस बस ड्राइवर ने पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले अपने मालिक को इसकी जानकारी नहीं दी। अब ये बताइए कि एक ड्राइवर जो एक एम्प्लॉई है, अमूमन वो सारी बातें बता देता है, लेकिन उस ड्राइवर ने छुपाया और मालिक को भी पुलिस से पता चल रहा है, वो भी जब ये केस की जांच हो रही है और वो भी हफ्ता 10 दिन के बाद। तो ये भी बात लोगों को गले नहीं पहुंची, जख्म की बात गले नहीं पहुंची। दूसरा जो सीसीटीवी कैमरा है वो सिलेक्टेड जारी किया गया, ये भी बात हजम नहीं हो रही है। और इन्हीं इल्ज़ाम और इन्हीं सवालों की वजह से अब राजकुमार की मौत शक के घेरे में है। और सबसे बड़ी चीज़, कई चीज़ें इसमें पुलिस की भी भूमिका रही है। जब 2 मार्च की रात राजकुमार अपने पिता रतन के साथ वहाँ घर में पहुँचे, 20 मिनट का सीसीटीवी फुटेज था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 से 3 मिनट मीडिया को खुद से दिया। अमूमन ऐसे फुटेज मीडिया को दी नहीं जाती, देते भी नहीं है, लेकिन जो उनके हिसाब से उनके लिए फ़ायदेमंद हो ऐसी चीज़ें लीक कर दी जाती हैं, तो वो दे दी गई। सवाल है कि जब बाकी के फुटेज, क्योंकि उसमें पिटाई के फुटेज थे, एक बाप चश्मदीद है, उसके आंखों के सामने उसके बेटे को मारा जा रहा है और विधायक का बेटा उसकी पिटाई में शामिल है, वो भी हाथ पैर चला रहा है, तो वो फुटेज मांगने पर भी मीडिया को मना कर दिया गया। कहा गया वो ब्लैंक है, ख़राब है, नहीं है, इतना ही था। जब शांति से बैठे हुए हैं सारे लोग, कुर्सी पर बातचीत हो रही है, वो फुटेज तो दिखा दिया गया। उससे मैसेज किया गया कि देखिए जो आए थे उनको समझाया जा रहा था, बात हो रही थी, लेकिन जहाँ एक्शन था वो गायब है। जब पिटाई हो गई तो ये है कि इतना मारा गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो अब उसके बाद जो बाहर के सीसीटीवी फुटेज हैं या रवानगी के हैं, जाने के हैं, वो गायब हैं, वो पुलिस ने दिए नहीं। क्यों नहीं दिए? क्योंकि शायद उसके देने से उसकी चाल से भी पता चल सकता था कि वो किस हाल में आया था और किस हाल में जा रहा है। ऑलरेडी जमानत पर है विधायक का बेटा, पिटाई के ही मामले में, और अगर ये सारे सबूत आ जाएं तो जमानत कैंसिल, उसे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। और अब भी इन चीज़ों की जांच होगी और पिटाई का पूरा मामला, चूँकि पिता विटनेस हैं इस केस में, उनके सामने उनके बेटे को मारा गया, पीटा गया, तो फिर जमानत टूटेगी और वो जेल। बट सवाल ये है
कि क्या अगर राजकुमार की मौत रोड एक्सीडेंट है तो ये सारे इत्तेफाक एक ही रात में हो गए। घर से निकला, विधायक साहब के घर के बाहर में बाप बेटे को अंदर घर पे ले जाया गया, उसके बाद वो वापस घर पहुंचा, घर के अंदर पिटाई हुई, फिर उसी रात वो गायब। और लाश पहले ही मिल गई, लेकिन कई दिनों तक लावारिस बताकर उस लाश को राजकोट के सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में रखा गया। पूरे 7 दिन के बाद 2 तारीख और 3 तारीख की दरमियानी रात की ये कहानी है और 9 मार्च को उसके पिता को बताया जाता है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के बावजूद एक बेसिक पुलिसिंग होती है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो आसपास के जितने भी थाने उनको अलर्ट कर दिया जाता है कि ये उम्र है, ये नाम है, ये हुलिया है, अगर कहीं कोई मिले, कोई लावारिस लाश भी मिले तो आप इन्फॉर्म करो। और ये 3 मार्च की ही रात को लाश मिल चुकी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 मार्च को दर्ज हो चुकी है, उसके बावजूद 4, 5, 6, 7, 8 लाश का कोई नाम लेने वाला नहीं। किसी पुलिस ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ भाई ये एक लावारिस लाश मिली है। और फिर 9 तारीख को शिनाख्त होती है। तो ये गैप 1 हफ्ते का, एक्सीडेंट से पहले की पिटाई, विधायक साहब के घर के बाहर के शोर, उनके लोगों का उनको अंदर ले जाना, बस ड्राइवर का अचानक आना सीन में और कबूल करना, और सबसे बड़ी बात 150 सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें खंगाली गईं और हर रास्ते को कवर होती हुई तस्वीरें थी, लेकिन जिस जगह पर ये बॉडी मिली, जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ, इत्तेफाक बहुत सारे इत्तेफाक है इसमें, वहाँ कोई कैमरा नहीं था। मतलब एक्सीडेंट किससे हुआ, कैसे हुआ, कोई सबूत ही नहीं है, कैमरा नहीं था। बाकी के 150 कैमरे से उस बस तक पुलिस पहुंच गई, उस ड्राइवर तक पहुंच गई, लेकिन जो मौका वारदात है, क्राइम सीन है, वो अंधेरे में है क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं है। अमूमन क्राइम में ऐसी चीज़ें बड़ी सोच समझ के की जाती हैं कि कहाँ क्या क्राइम करना है, कौन सा इलाका है जो कौन सा जहाँ पे कैमरे में वो कैद हो सकता है, कहाँ कैमरे नहीं है। आजकल के क्रिमिनल इन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो ये भी एक इत्तेफाक ही है कि जिस जगह पे एक्सीडेंट होता वहाँ कैमरा ही नहीं था, और ये पता था कि यहाँ कैमरा नहीं, बचा जा सकता है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, और इसलिए परिवार मान ही नहीं रहा कि रोड एक्सीडेंट है, और उनकी मांग सिर्फ एक है, और वो ये है कि इस केस की CBI को जांच सौंपी जाए, क्योंकि ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक साजिश है और उनके बेटे का कत्ल हुआ है। एक UPSC की तैयारी करने वाला IAS का सपना पाले एक नौजवान, उसकी मौत के बाद उसके माँ बाप की इतनी तो मांग जायज़ है कि कम से कम उन्हें पता चले कि उनके बेटे की मौत की हकीकत क्या है। मुझे लगता है जब इतने सारे केसेस की जांच होती है, सच्चाई सामने आती है, इस केस में भी होना चाहिए। और इस केस में पुलिस की भी पूरी जो भूमिका है वो कई मामलों में इसलिए और शक के घेरे में आ जाती है कि जब आप CCTV दे रहे हैं तो आप सिलेक्टेड पार्ट क्यों दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा। और अगर शुरू के 2-3 मिनट के हैं, फिर लास्ट में हैं और बीच के गायब हैं, तो और भी डाउट क्रिएट होता है कि जब खास पल के जो कैमरे के विजुअल हैं वो कहाँ गए। अगर टेक्निकल फॉल्ट है, किसी ने छेड़छाड़ किया, किसी ने डिलीट किया, इन सारी चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए। तो बस दुआ यही है कि राजकुमार की मौत का जो भी सच हो वो सामने आए। इसी के साथ कहानी में आज इतना ही है, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला। आज पूजा साहू, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये भेजा है लीज़ा साहू ने। साथ ही अनीता कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनीता जी। अनीता कुमारी शॉ पे याद आया, आजकल पृथ्वी शॉ शायद इस बार IPL की किसी टीम में है नहीं, पता नहीं, शायद अपने फिटनेस की वजह से। कोई नहीं है, अनीता कुमारी शॉ जी, हैप्पी बर्थडे आपको। और ये बालेश्वर जी की वाइफ है। साथ ही शाहीन एंड इम्तियाज़, कमाल है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, शाहीन एंड इम्तियाज़, और दोनों का डेट ऑफ बर्थ एक ही है, यानी आज 10 अप्रैल। तो शाहीन एंड इम्तियाज़, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, और एक साथ डबल खुशियाँ, डबल धमाका। इसके अलावा खुशी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशी। और ये संजय सिंघानिया जी की बिटिया हैं। किरण का भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे किरण। और ये संजय लाल जी ने भेजा है। प्रीति सिंह, इनका भी आज जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। और ये करण सिंह की वाइफ। साथ ही रजनी सिंह जी, इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे रजनी जी। और ये सुलेखा की मम्मी है। और आज 10 अप्रैल है, आज मेरी बेटी का भी बर्थडे है, चीनी शमसवी
जो भी नाम कहें। तो हैप्पी बर्थडे चीनी, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, और बस हम लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ पे हो नहीं पढ़ाई के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, जल्दी मुलाकात होगी हम लोगों की, शायद मई में। तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी ड्यू है, तो जैसे ही तुम लौट कर आओगे, बर्थडे गिफ्ट भी, पार्टी भी, सब कुछ। बट हैप्पी बर्थडे। और हम लोगों ने बहुत मिस किया आज 10 अप्रैल को तुम्हें, क्योंकि तुम थी नहीं, वरना होती। तो हाँ, जब भी ये चीनी यहाँ होती है तो फिर एक चीज़ तय है कि उसके बर्थडे के दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, और वो ना लेने की कोई सूरत बनती ही नहीं है। मतलब उसका ऑर्डर है तो लेना पड़ेगा। और उसकी एक और ख़ासियत है कि 1 अप्रैल जब शुरू होता है, पहला ही महीना अप्रैल का, तो 1 अप्रैल से फिर उसको हर दिन बर्थडे विश करना ज़रूरी है। ये उसकी शर्त होती है, आज से नहीं, जब बहुत छोटी थी। और 30 अप्रैल तक, पूरा अप्रैल का महीना, उसका ये कहना है कि मुझे 30 दिन, अप्रैल जब तक शुरू हो और जब तक ख़त्म नहीं हो, हर दिन मुझे आप सुबह उठते ही बर्थडे विश करेंगे। तो वही रूटीन चल रहा है, 1 अप्रैल से कर रहा हूँ। आज तो बर्थडे ही है, अभी 20 दिन और करना है। लेकिन हैप्पी बर्थडे बेटू, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, यही दुआ है। तो इसी दुआ के साथ कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।